कैसे हो दोस्तों। हमने शुरू किया था एनसीईआरटी 11th क्लास की जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर जीव जगत। मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने सारा इसके 4 टॉपिक, जीव क्या है, जीव जगत में विविधता, वर्गीकी संवर्ग और ये 3 टॉपिक कर लिए हैं। आप नेक्स्ट वीडियो में मेरे जाके वीडियो देख सकते हैं। अब हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं वर्गीकी सहायक साधन, ठीक है। यहाँ पर है, मैंने लास्ट वीडियो यहाँ पर छोड़ दिया था आपके लिए। अब थोड़ा डिवाइस कर लेते हैं कि सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें सबसे ऊपर लिखते हैं जगत, उसके बाद फाइलम, फिर क्लास, उसके बाद ऑर्डर, फिर फैमिली या कुल, उसके बाद वंश, फिर स्पीसीज, ठीक है। अब हम 2 एग्जाम्पल भी देखे थे, मैंने छोड़ दिए थे कल के लिए, आज के लिए। उसका नाम है आम। जैसे कि आम का वैज्ञानिक नाम है मेजिफेरा इंडिका, ठीक है। इसमें जो नाम है इंडिका वो है इसका स्पीसीज नाम, ठीक है। और इसके वंश का नाम है मेजिफेरा। कुल अगर कुल या फैमिली अगर इसका देखें तो एनार्काडिएसी, ठीक है। और अगर इसका ऑर्डर देखें तो ऑर्डर है सेपिडेल्स और वर्ग है डाइकोटिलिडली, ठीक। और इसका संघ है या भाग है जो एंजियोस्पर्म है, ये एक एंजियोस्पर्मी प्लांट है। एंजियोस्पर्म क्या होता है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो क्लासिफिकेशन में स्टार्ट है। एनसीईआरटी का अपना एक अगला चैप्टर है प्लांट क्लासिफिकेशन, वनस्पति क्लासिफिकेशन। इसमें हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं अच्छे से, ठीक है। तो अभी बस आप याद रखने के लिए देख लो कि यह है एक एंजियोस्पर्मी प्लांट है, ठीक है। उसके बाद गेहूं की बात करते हैं। गेहूं, इसका साइंटिफिक नेम है टिट्रिगम एस्टिवम और वंश है टिट्रिगम, फैमिली पोएसी, गण पोएलस और इसका वर्ग है या क्लास है मोनोकोटिलिडली और संघ है इसका, ये भी एंजियोस्पर्मी है, ठीक है। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं आज का जो सेशन है, उसका होने वाला है वर्गीकी सहायक साधन, ठीक है। जीवों की पहचान के लिए एक गहन तथा आधुनिक उपकरणों से संसाधित प्रयोगशाला तथा प्रयोगशाला के बाहर के पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह है कि जीवों के जो वर्गीकरण करने के लिए आवश्यक है कि पहले इसके सब हमारे पास सारे उपकरण होने चाहिए अपनी लैब में, और प्रयोगशाला के बाहर भी किसी भी जीव का अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है। पौधों तथा प्राणियों के वास्तविक नमूने एकत्र करने के लिए आवश्यक होते हैं। जो पौधे तथा प्राणियों के वास्तविक नमूने जो उनके जो जैसे कि किसी पौधा या कोई प्राणी है उसको लेकर आते हैं, उसको एक नमूने यानी कि उसका जो पार्ट होता है उसको लेके आना पड़ता है। यह वर्गीकीय अध्ययन के मुख्य स्रोत होते हैं, यही वर्गीकीय अध्ययन के मुख्य स्रोत होते हैं। ये अध्ययन के मौलिक तथा वर्गीकरण विज्ञान के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक हैं। ये सबसे बात तो अध्ययन के लिए आवश्यक है। और दूसरे में वर्गीकरण विज्ञान जिनको वर्गीकरण सिखाते हैं, जो वर्गीकरण करते हैं, उनके प्रशिक्षण यानी उनको सिखाने के लिए आवश्यक है। इनका उपयोग जीवों के वर्गीकरण में किया जाता है। वर्गीकृत सहायक साधन है, उनका वर्गीकरण उनका किसके लिए किया जाता है, वर्गीकरण के लिए किया जाता है। जो भी सूचनाएं एकत्र की जाती है, उसकी उन्हें नमूने सहित संचयित कर लेते हैं। कुछ मामलों में नमूने को भविष्य के अध्ययन के लिए परिरक्षित कर देते हैं। कुछ जैसे कि कोई स्पीसीज है, प्लांट है, उनको सेव कर लेते हैं फ्यूचर के लिए कि उसका बाद में उसके स्टडी कर सकें हैं। जीव विज्ञानियों ने सूचना सहित नमूनों को संचय करने तथा उन्हें परिरक्षित करने की कुछ विधियां तथा तकनीकें विकसित की है। यह उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कुछ ऐसी विधियां विकसित की है, जिससे वो जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो ख़राब ना हो और वो हमें स्टडी के लिए हमेशा हमारे पास उपलब्ध हो, ठीक है। उनमें से कुछ का वर्णन किया गया है
आपको इन सहायक साधनों का उपयोग करने में सहायता करेंगे। मतलब इसका सहायक साधन का मतलब ये है कि यह ऐसे सहायक साधन हैं जिसकी हेल्प से हम वर्गीकरण करते हैं। पहले देखते हैं हर्बेरियम शीट। हर्बेरियम एक इसमें पढ़ के सुनाता हूँ। वनस्पति संग्रहालय में वनस्पति यानी बोटनिकल जो वनस्पति में पौधों को एकत्र नमूनों को जो अब उसको मॉडल होते हैं उसको कलेक्ट करके कागज़ की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। हर्बेरियम क्या होता है कि कोई प्लांट है उसका पार्ट है उसको ऐसे कागज़ पर रख देते हैं और उसको दबा के ऐसे सुखा देते हैं जिससे कि वो सूख जाता है। इन शीटों को विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। इनके कुछ नियम होते हैं इनको सुरक्षित करने के लिए जो सभी जगह पूरे विश्वव्यापी मानक वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार इनको व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, ये नमूने या मॉडल सूचना सहित भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रखे जाते हैं। यह कहाँ पे रखे जाते हैं? संग्रहालय में सुरक्षित रखे जाते हैं। ये जो हम कलेक्ट करते हैं उन फाइलों को या सूचनाओं को हम कलेक्ट करके रखते हैं। हर्बेरियम की शीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। हर्बेरियम जहाँ पे हम एज अ प्लांट कलेक्ट करते हैं, प्लांट कलेक्ट उधर कोई हर्बेरियम की उस पर एक लेबल लगा दिया जाता है जिस पे कुछ विवरण दिए होते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसके बाद की। इस लेबल में पौधे को एकत्र करने की तिथि, जिस तिथि को वो जो मॉडल है या नमूना है उसको कलेक्ट किया उसकी डेट होनी चाहिए। उसको कहाँ से कलेक्ट किया उसका स्थान होना चाहिए कि उसे इस जगह से कलेक्ट किया उसका नाम होना चाहिए। पौधे का इंग्लिश में क्या नाम है, पौधे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है। उसका स्थानीय नाम कि जहाँ से वो कलेक्ट किया है उसका स्थानीय नाम वहाँ पर क्या कहते हैं उसको, ठीक है। इसका स्थानीय नाम तथा वैज्ञानिक नाम, उसका वैज्ञानिक नाम। तो उसके 3 तो नाम हो गए, उसका इंग्लिश नाम, उसका स्थानीय नाम और उसका वैज्ञानिक नाम, ठीक है। कुल उसकी फैमिली, एकत्र करने वाले का नाम। अब इसमें एकत्र करने वाले का नाम है, ठीक है। तो ये लाइन इम्पोर्टेंट है, इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछ लिया जाता है कि जो हर्बेरियम शीट है उसके ऊपर किस किस का नाम होना चाहिए, क्या क्या सूचनाएं उसके ऊपर होती है, ठीक है। हर्बेरियम शीट का माप 11.5 इंटू 16.5 इंच होती है। ये साइज़ भी आपको ध्यान रखनी है, शीट होती है उसकी साइज़ होनी चाहिए। अब आप ये सोचोगे कि जो कोई ऐसा प्लांट है जो काफ़ी बड़ा है उसको कैसे लगाएंगे, तो उसका कोई पार्ट या फ्लोवर लीफ सहित उसे ऐसे चिपकाया जाता है। छोटे पौधे को तो आप ऐसे चिपका सकते हैं, लेकिन जो बड़ा पौधा होता है उसका पार्ट लगाया जाता है। तो यहाँ पे किसी जैसे पौधा कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना क्या है, इसकी कोई डिटेल नहीं होती, ठीक है। इस लेवल पर नमूने, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखना। उसका कलेक्ट करने की डेट है, उसको कहाँ से कलेक्ट किया, स्थान, उस पौधे का इंग्लिश में नाम, उसके स्थानीय नाम, वैज्ञानिक नाम, उसका फैमिली कौन सा है, एकत्र करने वाले का नाम लिखा जाता है। हर्बेरियम वर्गीकीय अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ तंत्र उपलब्ध कराता है। ये तत्काल संदर्भ जैसे कि जैसे कि कोई प्लांट का नाम है, हमें उसके बारे में जानना है तो हमारे पास वो सीटें अवेलेबल रहेगी, तो हम उससे देखकर हम तुरंत उसका वर्गीकरण कर सकते हैं कि ये कौन सा पौधा है, ठीक है। इसका ये हर्बेरियम में सारे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दी। सीट का माप जरूर आप देख लेना क्योंकि इसमें लिखा नहीं है। ये है बोटैनिकल गार्डन, ये है यहाँ पे आपको ये हर्बेरियम शीट में दिखाई गई है कि यहाँ पे देखो शीट में प्लांट चिपकाया हुआ और उसको सिर्फ दबा के रखा गया है। दूसरा जो है उसको कहते हैं क्या है, वर्गीकृत सहायक साधन, उसको कहते हैं वनस्पतिक उद्यान। वनस्पति उद्यान में क्या है कि जैसे कोई गार्डन होता है उसमें अलग अलग तरह की सभी स्पीसीज के पौधे ये सब उगे हुए होते हैं, ठीक है। वहाँ पे सभी लगे होते हैं, उनको लेबल्ड किया हुआ होता है, ठीक है। इसको करते हैं आगे। इन विशिष्ट उद्यानों के संदर्भ के लिए जीवित पौधों का संग्रह होता है। जीवित पौधा, ये चीज़ याद रखनी है, जीवित पौधों का संग्रह होता है। इसमें जीवित पौधों का संग्रह नहीं होता। इसमें क्या है कि उनकी सूचना को डेट करके कागज़ पे सुखाकर उसको रख दिया जाता है ऐसा। तो यहाँ पे जीवित शब्द का कहीं वर्णन नहीं है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से घूम जाए तो उसको याद रखना।
यहाँ पे जीवित पौधों को, क्योंकि ये तो सारे गार्डन है, उद्यान है, गार्डन या उद्यान, तो उसमें सारे पौधे उगे हुए हैं या जीवित हैं। इन उद्यानों में पौधों की स्पीसीज को पहचान के लिए उगाया जाता है। इन उद्यानों में पौधों की स्पीसीज को पहचान के लिए उगाया जाता है तथा प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा रहता है। आपने देखा होगा कहीं भी किसी भी गार्डन में जाते हैं तो वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर नाम लिखा होता है। आप वो चीज़ आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि वो नाम क्यों लिखे थे, ठीक है। जिस पर वनस्पति वैज्ञानिक नाम तथा उसके कुल का नाम लिखा रहता है। अब ये भी चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाती है कि उस पर क्या क्या लिखा होता है। एक तो वनस्पति उसका वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तथा उसकी फैमिली का नाम लिखा जाता है। दो चीज़ें हैं इसमें, ये चीज़ हर्बेरियम शीट के ऊपर यहाँ पे ये पूछने वाला लायक चीज़ है, और यहाँ पर ये वाली पूछ सकते हैं या कभी कोई एग्जामिनर क्वेश्चन बना दे, वैज्ञानिक नाम या उसके फैमिली का नाम, ठीक है। आप ऐसा कोई एग्जाम में क्वेश्चन जीनस का आ जाएगा, उसका जीनस का नाम लिखा होता है तो आप समझ जाएगी वो फैमिली का कुल का नाम लिखा होता है, ठीक है। प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में है। यह बॉटनिकल गार्डन के नाम हैं, तीन गार्डन के नाम दिए हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, इनका लोकेशन पूछा जाता है कि कौन सा गार्डन कहाँ पर है। इसको बॉटनिकल गार्डन क्यू, इसी को रॉयल बॉटनिकल गार्डन बोलते हैं, इसको बोलते हैं रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू में। और दूसरा है इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, इसको बोलते हैं आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, ठीक है। इसका पूरा नाम है, ये भी इसमें इंडियन बॉटनिकल गार्डन है, ठीक है। तथा नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ये तो पूछा ही गया है कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है भारत में। तो ये तीन चीज़ें ये भी इम्पोर्टेंट हैं, और ये भी आपको ये चीज़ें तो पूछ ली गई है, लेकिन ये अभी तक मैंने एग्ज़ाम में देखा नहीं है, तो शायद ये चीज़ आ सकती है, कभी पूछ लो, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला है संग्रहालय या हिंदी जिसको कहते हैं म्यूजियम। वनस्पतिक संग्रहालय प्राय शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालय, स्कूल में, कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधों तथा प्राणियों के नमूने या मॉडल नमूने होते हैं। नमूने परिरक्षित घोल में डालकर जारों में रखे जाते हैं। जब आप लैब में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ जो स्पेसिमेन आपको दिखाए जाते हैं, इसको थोड़ा सा बोतल सा होता है, उसमें कुछ लिक्विड भरा होता है, वो लिक्विड होता है फॉर्मेलिन में क्या है कि वो लिक्विड उसकी बॉडी ख़राब नहीं होती, इसलिए डाला उसका नाम है फॉर्मेलिन, ठीक है। फॉर्मेलिन के परीक्षण घोल में डालकर जारों में रख देते हैं। पौधे तथा प्राणियों के नमूने को सुखाकर परिरक्षित करते हैं। सुखाकर उनको सूखने के बाद उसको उसमें डालकर उसको परिरक्षित करते हैं, जीवित नहीं डालते। कीटों को एकत्र मारने के बाद कीटों को डिब्बों में पिन लगाकर रखते हैं। ये जब हम यूनिवर्सिटी में एंटोमोलॉजी से हम एमएससी कर रहे थे, उस समय की बात है, हम इंसेक्ट पकड़ते थे और उनको क्या करते थे कि एक हमारे पास एक छोटा सा डिब्बा होता है या बोतल होती थी, उसमें हम क्लोरोफॉर्म को कॉटन में डाल के उसमें डाल देते थे। जब हम कोई इंसेक्ट पकड़ते थे, इंसेक्ट को नेट की हेल्प से पकड़ते थे, इंसेक्ट को नेट की हेल्प से पकड़ के उस क्लोरोफॉर्म के डिब्बे में डाल देते थे, जिससे कि वो बेहोश हो जाता था। अब उसको उसमें तब तक रहते थे जब तक वो मर नहीं जाता था, ठीक है, क्योंकि हम जिंदा स्पेसिमेन को नहीं लगा सकते। उसको क्लोरोफॉर्म करके बेहोश होने के बाद वो मर जाता था। उसके बाद उसको निकाल के ऐसे शीट होती थी हमारे पास किसी की, उसे शीट में उसको ऐसे लिखा के उसके लेग्स वगैरह, उसके विंग्स सब स्प्रेड करके उस पर पिन, जो ऑयल पिन्स होते हैं उसकी हेल्प से उसको ऐसे चिपका के उस पर पिनिंग कर देते थे। पिनिंग करने का भी एक तरीका होता था, हर इंसेक्ट में एक स्पेसिफिक जगह होती थी जहाँ पर हम पिन लगाते थे, ठीक है। तो कीटों को इस तरह से डिब्बों, और फिर उसको एक डिब्बे में रख के उसको अच्छे से पैक कर देते थे। वो शायद बहुत दिन तक ख़राब नहीं होते थे। बड़े प्राणी जैसे पक्षी हुए स्तनधारी को प्राय भरकर परिरक्षित करते हैं। बड़े प्राणियों में उनको अंदर से निकाल लिया जाता था और उनके अंदर कुछ भरा के उनको परिरक्षित करते थे। संग्रहालय में प्राय प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। कंकाल तो आपने जो स्केलेटन होगा वो तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। इसके बाद करें जूलॉजिकल पार्क की या जू चिड़ियाघर।
जहाँ पे सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको जंगल से लाके उसमें उनके जो जंगल के जैसे आवास बना के उनको वहाँ रखा जाता है, इसे कहते हैं चिड़ियाघर। वहाँ पे भी आपने देखा होगा तो वहाँ पे बाहर आपको क्लासिफिकेशन लिखा मिलता होता है कि इसका नाम क्या है, उसका फैमिली लिखा होता है, उसके बारे में कुछ डिटेल लिखा होता है। कभी जू जाओ तो आप वहाँ जरूर देखने को मिलेगा। इन उपवनों में अधिकांश वन्य आवासीय जीवित प्राणी रखे जाते हैं। इनमें से हमें वन्य जीवों की मानव की देखरेख में आहार, प्रकृति तथा व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। इसमें हमें देखरेख में आहार, वो क्या खाते हैं कि ये उनके बारे में है। मानव की देखरेख में एनिमल्स के आहार, प्रकृति उनके आहार की, उनका नेचर की, वो किस प्रकार के एग्रेसिव है, शांत है, कैसे हैं, किस प्रकार के व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। उनको स्टडी करने के लिए वहाँ पे उनको रखा जाता है। जहाँ तक संभव होता है प्राणी उपवनों में विभिन्न प्राणी उपलब्ध कराए जाते हैं। जहाँ तक संभव जितने एनिमल्स प्रेजेंट हो यहाँ पे दिखाए गए हैं। किसी जू का सीन है यहाँ पे, देखो कोई एलिफेंट है, उसको देख रहे हैं लोग, डायनासोर से टाइगर। चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। हाँ, इन उद्यानों को प्राय चिड़ियाघर कहते हैं। इसे देखने के लिए बहुत से लोग और बच्चे आते हैं। देखने के लिए बच्चे सभी जाते हैं। और नेक्स्ट है चाबी या की एक सहायक सामग्री है जिसमें किसी भी एनिमल की समानताएं और असमानताएं दो लक्षण के होते हैं। ये ऐसा है, वैसा है, ठीक है। उसके आधार पर उसको, उन लक्षणों के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। यह एक अन्य साधन सामग्री जिसका प्रयोग समानताओं तथा असमानताओं पर आधारित होकर पौधों तथा प्राणियों की पहचान की जाती है। किसके आधार पर? समानताओं और समानताओं के आधारित होकर। यह कुंजी विपर्यासी लक्षणों, यानी कि विपर्यासी लक्षणों, एक लक्षण के अलग अलग, जैसे जो प्राय जोड़ों में युग्मित रहते हैं, कि जैसे कि आप यूँ समझ सकते हैं कि इस एनिमल की बात करते हैं कि इसके विंग्स हैं या नहीं हैं। ऐसे दो विपर्यासी लक्षण होते हैं उसके, ठीक है, पर आधारित होती है। कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है। उनमें से कोई विकल्प एक को चुन लिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप एक को मान्यता तथा दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है। कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है। पहचानने के लिए प्रत्येक वर्ग के संवर्ग जैसे कुल, वंश, जाति के लिए अलग अलग वर्ग की कुंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है। सब फैमिली, वंश, जीनस, सब के लिए अलग अलग कुंजी की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। और ये लास्ट में हमारा पैराग्राफ चल रहा है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें यहाँ भी हैं, आपको ये समझना चाहिए। विस्तृत वर्णन को लिखने के लिए नियम पुस्तिका, विस्तृत वर्णन के लिखने के लिए जो नियम पुस्तिका होती है, ठीक है। मोनोग्राम पुस्तक जिसके एक विषय पर विस्तृत जानकारी हो, तथा सूची पत्र, कैटलॉग अन्य माध्यम हैं। इसके अतिरिक्त यह सही पहचान में भी सहायक कराते हैं। फ्लोरा पुस्तकों में किसी क्षेत्र के पौधों तथा उसके वास स्थानों के विषय में जानकारी होती है। फ्लोरा पुस्तकें होती है। फ्लोरा का मतलब होता है वनस्पति। पुस्तकों में किसी क्षेत्र के पौधों की जानकारी, सारी जानकारी उसमें होती है। और अगर फ्लोरा में तो होती है वनस्पति की जानकारी, और फन्ना होता है उसमें होती है सारी उस क्षेत्र में पाए जाने वाले एनिमल की जानकारी, ठीक है। ये उस विशेष क्षेत्र में मिलने वाली पौधों की स्पीशीज की विशेष सूची देती है। नियम पुस्तिका से उस क्षेत्र में पाए जाने वाले स्पीशीज को पहचानने में सहायता मिलती है। नियम पुस्तिका से उस क्षेत्र में जो स्पीशीज पाई जाती है उसकी पहचानने में सहायता मिलती है। मोनोग्राम में किसी एक टेक्सोन की पूरी जानकारी होती है। ये चीज़ लाइन थोड़ा अंडरलाइन कर लो कि पूछ सकते हैं कि मोनोग्राम में क्या डिटेल होती है। मोनोग्राम में किसी एक टेक्सोन की पूरी जानकारी होती है। इसका मतलब ये है कि जो मोनोग्राम होता है उसमें जाति, वंश, फैमिली, गण, वर्ग या किसी भी एक टेक्सोन की पूरी जानकारी उसमें होती है। इसको कहते हैं मोनोग्राम। यह है इसका शॉर्ट
जिसको तो आप स्वयं अध्ययन करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये इसका सारांश है। अब इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है, सबसे पहले हमने जीव देखा, जीव के बारे में जाना कि एनिमल्स क्या होते हैं, उनके बीच में एनवायरनमेंट के प्रति रिस्पॉन्स देना। ठीक है, उनमें क्या क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, फिर हमने जीव क्या है, जीव के कुछ परिभाषित लक्षण, सुस्पष्ट अभिलक्षण देखे, जैसे वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और अनुकूल क्रिया करना, उनके अनुकूल क्रिया करना, ये भी बहुत सब मस्तिष्क में आते हैं। इसलिए अद्भुत जीव इस आप इस सूची में उपापचय, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उपापचय, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया यानी रेस्पॉन्स देना आदि जोड़ सकते हैं। आओ हम इनका विस्तृत वर्णन करें। ठीक है, ये हमने देखा। इसके बाद हमने इसमें सब में इस पूरे पैराग्राफ में हमने ग्रोथ के बारे में समझा। ग्रोथ को विशेष लक्षण नहीं माना है। फिर उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा, जनन के बारे में। जनन को यहाँ पे देखो विशेष लक्षण नहीं मान रहा। ठीक है, उसके बाद मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म इसका कोई अपवाद नहीं है, इसका कोई अपवाद नहीं मिला। अभिलक्षण जनन, इसका ग्रोथ का अपवाद मिल गया, जनन का अपवाद मिल गया, मेटाबॉलिज्म का कोई अपवाद नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखें मेटाबॉलिज्म के बारे में, मेटाबॉलिज्म का अपवाद नहीं। उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हमने बात की। उसके बाद बात हुई है कॉन्शियसनेस की। ठीक है, कॉन्शियसनेस, और यहाँ पे एक लाइन है, ये लाइन थोड़ी, पादप तथा प्राणियों दोनों में दीप्तिकाल मौसमी प्रजनन को जनन को प्रभावित करता है। ये लाइन थोड़ी इम्पोर्टेंट बन जाती है, क्योंकि जो आपके आगे चैप्टर्स में दीप्तिकाल आएगा उसमें आपको पूरा समझ में आएगा कि दीप्तिकाल होता क्या है। अभी बस समझ लो कि दीप्तिकाल से मौसम प्रजननों में जनन प्रभावित होता है। ठीक है, प्राणियों में भी होता है और एनिमल्स में तो होता ही है। पौधों में होता है कि उनके जो फ्लोरेशन होता है, जो उनके फूल खिलते हैं, यानी वो लाइट से कंट्रोल होते हैं। इससे दीप्तिकाल का मतलब यही होता है। और इसको लास्ट में जब टॉपिक आएगा तब इसको अच्छे से डिटेल से देख लेंगे। पादप और तथा प्राणियों दोनों में दीप्तिकाल मौसमी प्रजननों के जनन को प्रभावित करता है। तो एक ये लाइन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये तो आपने पढ़ी है। उसके बाद अगर हम टोटल स्पीसीज की बात करें तो 1.7 से 1.8 मिलियन हो सकती है स्पीसीज। उसके बाद ICBN आया, इसका नाम याद रखना है आपको, इंटरनेशनल कोड ऑफ, या ऑफ का जरूर ध्यान रखना, इसमें भी और इसमें भी ऑफ। एग्जामिनर यही पे चेंज करता है, ऑफ की जगह ऑफ कर देता है, 4 कर देता है, ऐसे कर देता है, तो आपको वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है कि ऑफ था या 4 था। ठीक है, और इसके बाद वंश नाम, उसके बाद द्विनाम पद्धति आई। द्विनाम पद्धति में आपको बायोनोमेनक्लेचर, वंश नाम, ये जीनस का और दूसरा स्पीसीज का। लिनियस द्वारा सुझाया गया, लिनियस ने बताया। अब इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने नामकरण के जो नियम थे वो बताए, लैटिन भाषा में हो। ठीक है, जो वंश, पहला नाम वंश नाम दूसरा जाति का हो, हाथ से जब लिखते हैं तो उन्हें अंडरलाइन किया जाए, और प्रिंट किया जाए तो उन्हें तिरछा किया जाए। ठीक है, और जो जीनस है उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल रहेगा, और जो स्पीसीज है उसका स्मॉल रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि जो अभी आधुनिक वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया जाता है, कोशिका के संरचना के आधार पर, विकासीय प्रक्रम। यहाँ विकासीय प्रक्रम में यहाँ पे आप दोनों विकास, जैसे कि एम्ब्रियोलॉजिक और जैसे कि इवोल्यूशन, उस दोनों प्रक्रम को मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्पेशली कहीं लिखा नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसमें दोनों शामिल करके बोला है। जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं कि वो किस एनवायरनमेंट में रहता है, क्या रिस्पॉन्स देता है, वो सारी सूचनाएँ इसको आधुनिक वर्गीकरण के अध्ययन के आधार होती है। उसके बाद हमने देखा इस पैराग्राफ में कि पुराने टाइम पर सिर्फ उपयोग के आधार पर क्लासिफाई किया गया था। उसके बाद लिनियस की बुक और सिस्टमेटिक शब्द आया, सिस्टेमा से, लैटिन सब सिस्टेमा से। उसके बाद लिनियस ने अपनी पब्लिकेशन का टाइटल था सिस्टेमा नेचर। उसके बाद वर्गीकरण वर्ग, टेक्सोन की बात की। टेक्सोन, ये सारी कैटेगरीज एक जिसको हम टेक्सोन ही कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा कि कैसे कैसे उनको, जो टेक्सोन क्या क्या होते हैं या सबवर्ग क्या क्या होते हैं, वर्ग क्या क्या कहते हैं। जैसे किंगडम है, फाइलम, किंगडम, संघ,
फाइलम भाग पौधों के लिए होता है, वर्ग क्लास गण ऑर्डर, कुल फैमिली वंश जीनस स्पीसीज, ये सब कुछ स्पीसीज के बारे में देखा। स्पीसीज के बारे में हमने ये देखा था, स्पीसीज शब्द किसने दिया था, जॉन अपने अर्नेस्ट मेयर साहब, उन्होंने स्पीसीज शब्द का डेफिनेशन दी थी। मेयर साहब ये रहे हैं आपके फर्स्ट पेज में, इसको पढ़ने की उनको यहाँ पे इस ये लाइन पे दिया हुआ मेयर साहब यहाँ पर है, ठीक है। और उसके बाद हमने जीनस देखा। जीनस, आप किसी का जीनस याद करना चाहें तो आप, ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, आप याद कर सकते हैं। स्पीसीज से मिलकर जीनस बनते हैं। जीनस एक से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास वर्ग, फाइलम किंगडम, ठीक है। उसके बाद वर्गीकरण साधन आज अभी एक्सप्लेन करे हैं। पहले हर्बेरियम सेट, इसके बारे में, इसमें ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि क्या क्या है। यहाँ पे आप एक चीज़ और नोटिस कर लें कि जैसे जैसे हम स्पीसीज से जगत की ओर, यानी कि स्पीसीज से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो जो समान गुण हैं, सेम कैरेक्टर है, उनमें कमी आती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रख लेना। और हर्बेरियम शीट है, इसका साइज़ का माप 11.5 से 16.5 इंच होती है। और हर्बेरियम शीट में क्या क्या डिटेल्स होती हैं, ये याद रखने की चीज़ें हैं। उसके बाद वनस्पतिक उद्यान, तीनों का लोकेशन याद रखना है, ठीक है। और इसमें ये चीज़ जरूरी है, बॉटनी, ये जिस वनस्पति वैज्ञानिक नाम, उसमें फूल, उसका नाम और कुल का नाम लिखा रहता है। ये चीज़ थोड़ा सा न्यू अच्छा सा लगता है, तो इसको याद जरूर कर लें। आप कहीं गार्डन में जाएंगे तो आपको ये दोनों चीज़ें देखने को मिल जाएगी। म्यूज़ियम में देखें तो वहाँ पे एनिमल का स्टोर किस प्रकार किया जाता है, फॉर्मेलिन में डाल के किया जाता है। उसके बाद जूलॉजिकल पार्क आ जाते हैं। जूलॉजिकल पार्क, उसके बाद की है, जिसमें किसी भी एनिमल्स के विपर्यासी 2 लक्षण होते हैं, उसके हिसाब से उसको चूज के उसका क्लासीफाई किया जाता है। और हमने यहाँ पर लास्ट में मोनोग्राम के बारे में देखा। मोनोग्राम में किसी एक टेक्सोन की कोई जानकारी होती है, ठीक है। और फ्लोरा देखा। फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा जो आसपास क्षेत्र में प्रेजेंट है वनस्पति है, उसको फ्लोरा कहते हैं। और फन्ना होता है आसपास के क्षेत्र में जो प्रेजेंट एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिज्म हैं, उनको ऑर्गेनिज्म नहीं कह के हम उनको प्राणी कहेंगे। ऑर्गेनिज्म तो पौधे भी आ जाते हैं ना उसमें। तो फ्लोरा जो वनस्पति है, वो जो क्षेत्र में वनस्पति प्रेजेंट होती है उसको फ्लोरा कहेंगे। और फन्ना उसको कहेंगे जो जंतु प्रेजेंट होते हैं जिस वास स्थानों पर, उन्हें फन्ना कहेंगे, ठीक है। हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे जीव जगत का वर्गीकरण। तो नेक्स्ट वीडियो में है हमारा जो स्टार्ट होने वाला है क्लासिफिकेशन सागा। यह बहुत बड़ा चैप्टर है। यहाँ से हम ओरिजिनल वर्गीकरण और यहाँ से क्वेश्चन की भरमार आने वाली, हर लाइन्स में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, हर लाइन में क्वेश्चंस मिलेंगे। इतने कि आप इसको अगर हाईलाइट करें तो शायद पूरी बुक हाईलाइट हो जाए। तो इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसीलिए वजह से हाईलाइट नहीं करता कि पूरी बुक हाईलाइट हो जाएगी। मैं सिर्फ जैसे कोई लगता है कि ये चल जाता है पेन तो ठीक है, वरना इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पूरी बुक भर जाएगी, कोई मतलब नहीं आ रहा इसको हाईलाइट करने में। यहाँ से जीव जगत का वर्गीकरण देखेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। ये चैप्टर मैंने थोड़ा जल्दी समाप्त करने की कोशिश की है, लेकिन ये वाला चैप्टर और इसके बाद जो क्लासिफिकेशन सागा चलेगा, 2 जीव जगत का वर्गीकरण चलेगा। इसके बाद हम वनस्पति जगत का वर्णन पढ़ेंगे, पूरा उसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार हुआ है। उसके बाद जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। उसके बाद हम एनिमल, प्राणी जगत का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि किस प्रकार, किन आधारों पर उनको वर्गीकृत किया गया। उसके बाद आसान से चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, आसान चीज़ें मिलने लग जाती है उसके बाद। तो दोस्तों, ये कुछ फर्स्ट के जो 4 चैप्टर हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, कंसेप्चुअल है, क्योंकि ये बायोलॉजी के सारे कंसेप्ट क्लियर यहीं से होते हैं। तो ये थोड़े टफ चैप्टर हैं और थोड़े बोरिंग हैं, और इस तरीके से जब मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये वैसे बहुत ही बोरिंग तरीका है, पर क्या करें। कोई तरीका है, जो ये तरीका है, ये सबसे मुझे अच्छा लगता है। बोरिंग है लेकिन करना पड़ेगा, हम ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, कल से स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन सागा, चलने वाला है बहुत अच्छा लंबा।